अचानक से गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर क्यान और सृष्टि ने एक दूसरे से दूर हो गए। क्यान बड़ी फुर्ती से सृष्टि का हाथ पकड़कर टेबल के पीछे छुप गया था। सृष्टि का चेहरा डर से बिल्कुल पीला पड़ गया था। क्यान सृष्टि को समझाते हुए बोला, आवाज़ मत निकालना। बोलकर क्यान ने अपना फ़ोन निकालकर जल्दी से अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल किया। उसके बॉडीगार्ड्स पहले से ही उस जगह से थोड़ी दूर पर अपने हथियारों के साथ तैनात खड़े थे। सृष्टिगन की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर बाहर गिर रहे थे। क्यान ने सृष्टि को अपने गले से लगा लिया और उसे शांत करते हुए बोला, सृष्टि बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सृष्टि अलग होकर अपनी घबराई नज़रों से क्यान की आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन ये लोग कौन हैं और हमें क्यों मारना चाहते हैं? क्यान ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस से उसे अपने सीने से लगा लिया। क्यान ने धीरे से अपना हाथ सृष्टि के कान के पीछे ले जाकर उसके नीचे वाली नस के प्रेस कर दिया और अगले ही पल सृष्टि उसकी बाहों में झूल गई थी। क्यान ने फिर अपना चेहरा उठाकर सामने देखा तो अभी तक भी गोलियां की बरसात हो रही थी, लेकिन अब गोलियों की अब उसकी तरफ नहीं बल्कि आमने सामने चल रही थी। क्यान ने सृष्टि को अपनी बाहों में उठाया और वहां से जाने लगा। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी बंदूक पर पड़ गई थी। क्यान ने बिना देर किए हुए जल्दी से उस बंदूक को उठा लिया और फिर वहां से जाने लगा। तभी किसी ने उसके पीछे से सेकंड में पॉइंट की और अपनी भारी आवाज में बोला, क्यान गोइंका, होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। क्यान उस आदमी की तरफ पलटा। उस आदमी ने पहले अपने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था। क्यान ने बड़ी फुर्ती से उस आदमी के पेट पर लात मारकर उसे गिरा दिया और हाथ में पकड़ी बंदूक से उस आदमी को भून कर रख दिया था और सृष्टि को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ निकल गया था। कुछ ही घंटों बाद उस जगह पर लाशें बिछी हुई थी। ब्लड किंग के बॉडीगार्ड्स ने उन सभी को जान से मार दिया था। अगला दिन डार्क हेवन मिला। क्यान का रूम। सृष्टि ने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस हुई। सृष्टि ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो क्यान उसे बहुत मजबूती से पकड़े हुए सो रहा था। सृष्टि ने फिर अपने कपड़ों को देखा तो उसने इस वक्त रेड कलर का खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था। सृष्टि फिर क्यान के चेहरे को देखते हुए बोली, कल तो मेरे सफेद कबूतर ने मुझे सरप्राइज ही कर दिया था, लेकिन वो गोलियां। बोलते हुए सृष्टि की आंखों के वही सीन आ गया था और कल रात फिर से आने लगा था। लेकिन अगले ही पल सृष्टि मुस्कुराकर क्यान के गाल पर किस करते बोली, लेकिन मेरे गुस्से लाल ने तो मुझे फिर से बचा लिया और अब मुझे पूरा यकीन है जब भी मुझ पर मुसीबत आएगी तो मुझे हमेशा बचाओगे। मुस्कुराकर अपने गले में पहने हुए पेंडेंट को दूर देखते हुए, सोचा नहीं था कि सफेद कबूतर की पसंद इतनी अच्छी होगी। बोलकर सृष्टि खुद में ही मुस्कुरा दी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक झटके से उसे अपनी करीब खींच लिया। सृष्टि एकदम से चिढ़ गई थी और उसने अपनी नज़र उठाकर क्यान को देखा तो गुस्से में उसे देख रहा था। क्यान सृष्टि के चेहरे पर बिखरे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, जाना मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रही थी। सृष्टि घबराते हुए अपने मन में बोली, कहीं सफेद कबूतर ने मेरी कही हुई बातें सुन तो नहीं ली ना। सोचते उसका चेहरा बिल्कुल रोने वाला बन गया था और वो कुछ सोच कर जबरदस्ती अपने दांत दिखाते हुए क्यान से बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम ही बताओ, मैं इतनी मासूम हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि बुराई होती क्या है, फिर मैं तुम्हारी क्यों करूँगी। बोलते हुए सृष्टि हद से ज़्यादा मासूम लग रही थी। उसकी मासूमियत देखकर किसी का भी पत्थर दिल पिघल जाए, लेकिन यह क्यान का था। उसे उसकी मासूमियत से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। अगले ही पल को उसके ऊपर आते हुए बोला, आज तुम्हें मेरी ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि दोबारा कभी भी मेरी बुराई नहीं करोगी। उसकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि अपनी रोनी सी शक्ल बनाते हुए क्यान से बोली, सच्ची मैंने नहीं की। लेकिन क्यान को उसके बोलने से बिल्कुल भी
फर्क नहीं पड़ा था। कुछ घंटों बाद सृष्टि का सर कियान के सीने पर था और उसकी पूरी बॉडी पसीने से लथपथ थी। उसके चेहरे पर उसकी थकावट सब साफ बता रही थी कि वो कितनी ज़्यादा थक चुकी थी। उसकी बॉडी पर इस वक्त एक ब्लैंकेट के अलावा और कुछ भी नहीं था। कियान सृष्टि की खुली पीठ को सहलाते हुए उससे बोला, जाना तो आइंदा से मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। सृष्टि गुस्से में उसे अपनी लाल आंखों से घूरने लगी थी, लेकिन बोली कुछ भी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था उस उसका एक शब्द उसमें कितना भारी पड़ सकता है। यान पर तरस खाने की बजाय उसे छेड़ते हुए बोला, अब जल्दी से अपने कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ और मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ। इतनी जो अपनी एनर्जी वेस्ट की है उसकी भरपाई तो कर लूं। बोलकर ज्ञान खड़ा हुआ और एकदम बिंदास होकर सृष्टि की आंखों के सामने से अपने कपड़े पहनने लगा था। सृष्टि ने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ बना घुमा लिया। उसके आज से पहले इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा था। सृष्टि मन ही मन ज्ञान को हमेशा की तरह ही भर भर के कोसे जा रही थी, और जब उसका ऐसे मन नहीं भरा तो वह गुस्से में चिल्लाते हुए ज्ञान से बोली, तुमने तो मुझे चलने लायक नहीं छोड़ा, अब मैं तुम्हारे लिए कॉलेज कैसे जाऊंगी। ज्ञान सृष्टि को अपनी बाहों में उठाकर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जाना कॉलेज जाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें यहीं पढ़ा दूंगा ना। आई विंक करते हुए रोमांस की एक और दूसरे से रोमांस कैसे करते हैं बोलकर ज्ञान सृष्टि को वॉशरूम में लेकर चला गया था। ज्ञान ने सृष्टि को रेडी किया और खुद भी रेडी हो गया था। आज वो पूरा दिन अपनी जाना के पास रहने वाला था, इसीलिए वो अपने घर के ही कपड़ों में ही था। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय मेंशन में राशि की वायरल फोटोज के बारे में भी सभी को पता चल गया था और मानसी काफी ज्यादा नाराज थी, और उसका नाराज तो जायज भी था। आज राशि ओबरॉय मेंशन में ही थी। आज वह कॉलेज नहीं गई थी। आज नैतिक वीडियो अपने बेटे अर्चित भाटिया के साथ रिश्ता लेकर ओबरॉय मेंशन आने वाले थे। इसीलिए उन्होंने रात को ही राहुल ओबरॉय को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। राहुल नैतिक से मिलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ सोचकर उन्होंने हाँ कर दिया था कि अर्चित ने तो उसकी बात नहीं मानी, शायद नैतिक उसकी बात समझ जाए। इस वक्त हॉल में बिल्कुल शांति थी। एक सोफे पर नैतिक भाटिया और उनका बेटा अर्चित भाटिया बैठा था, तो दूसरे सोफे पर राहुल और उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, और साइड में रांची भी बैठी हुई थी। उसे ना जाने क्यों लेकिन डर लग रहा था। नैतिक काफी ज्यादा सुलझे हुए थे। उनके अंदर एक खूबी थी, वह अपनी बातों से किसी को भी अपनी जाल में फंसा सकते थे। सामने ही टेबल पर बहुत सारे खाने के आइटम्स भरी हुई रखी हुई थी। नैतिक हल्का सा मुस्कुराते हुए राहुल से बोले, मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ, लेकिन ये तो सही नहीं किसी की एक गलती की वजह से दूसरों की सजा मिले। राहुल गुस्से में नैतिक को देखते हुए सपाट लहजे में बोले, मैं जानता हूँ कि ये गलत है, गलती किसी एक ने की है और उसका कसूर वार सभी को ठहराना गलत है, लेकिन यहाँ बात मेरी प्रिंसेस की हो रही है और अपनी प्रिंसेस को लेकर मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। बोलते हुए राहुल के चेहरे पर राशि के लिए फिक्र और उसका प्यार साफ नजर दिखाई दे रहा था। नैतिक एक नजर राशि को देखा और फिर उन्होंने अपने बेटा अर्चित वाडिया को देखा और फिर राहुल की तरफ देखते हुए बोले, यह आपका प्यार नहीं बल्कि आपका डर बोल रहा है। एक बाप का डर। अगर अपनी बच्ची के लिए प्यार होता तो आप अपनी बच्ची के प्यार के बीच में नहीं आते। राशि और अर्चित दोनों ही बालिग हैं, नाबालिग हैं, और दोनों ही अपनी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी प्रिंसेस एक बार पूछ लीजिए कि वह क्या चाहती है। यकीन मानिए, अगर आपकी प्रिंसेस ने मना कर दिया तो मेरा बेटा कभी भी उससे नहीं मिलेगा। राहुल ने राशि की तरफ देखा और अपनी नर्म आवाज में उससे पूछा, बोलो प्रिंसेस, तुम क्या चाहती हो। राशि ने एक नज़र अर्चित को देखते हुए राहुल से बोली, डाटा, मैं अर्चित से बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आपके परमिशन के बिना नहीं। अगर आपको यह रिश्ता मंजूर नहीं है तो मैं कभी भी उसका नाम नहीं लूंगी।
राशि की बात सुनकर राहुल सोचने पर मजबूर हो गया था। एक बाप की हैसियत से उसकी चिंता बिल्कुल सही थी। जो औरत अपना बदला लेने के लिए इतनी हद तक नीचे गिर गई थी, अब पता नहीं इस बार अपना बदला लेने के लिए किस हद तक नीचे गिर जाएगी। नैतिक भी राहुल की मनोदशा को समझ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए राहुल से बोले, भले ही भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, लेकिन मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, शादी के बाद अर्चित वाडिया हाउस नहीं बल्कि हम सबसे अलग रहेगा, और उसके और राशि के अलावा कोई भी नहीं होगा। और यकीन मानिए मेरा बेटा आपकी बेटी की खुशियों को देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। राहुल बहुत ज़्यादा संकट में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके सभी परिवार वाले नैतिक की बातों से बिल्कुल सहमत थे, और सभी अभी जो वायरल फोटोज की सनसनी फैली हुई थी, उसे दोनों ही परिवारों को नाम खराब हो रहा था। भले ही उन फोटोज को अब सोशल मीडिया से गायब कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उन दोनों का नाम खराब हो गया था। राहुल एक नज़र राशि को देखा तो बड़ी उम्मीदों से अपने पापा को देख रही थी, और शायद उम्मीद कर रही थी कि हमेशा से उसकी जिद पूरी करने वाले उसके पापा आज भी उसकी यह जिद भी पूरी कर देंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। राहुल को अर्चित या उसकी फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे प्रॉब्लम थी तो सिर्फ नताशा से। लेकिन अगर शादी के बाद अर्चित राशि को लेकर सबसे दूर रहता है, तो राहुल को अब इस रिश्ते से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल अपनी सीरियस आवाज़ में नैतिक से बोले, अगर आप मुझे यकीन दिलाते हैं तो ठीक है। 1 महीने बाद इन दोनों की इंगेजमेंट हो जाएगी, और उसके बाद जब राशि की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इन दोनों की खूब धूमधाम से शादी भी करवा देंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। राहुल की बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। मानसी को भी इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो हमेशा से ही अपनी बच्ची को हमेशा खुश ही देखना चाहती थी, इसीलिए यह सुनकर तो वह भी मान गई थी। लेकिन वह चाहती थी उसकी बच्ची थोड़ी समझदार बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, जो कहीं से भी गलत नहीं था। लेकिन नैतिक ने अर्चित को अपनी आंखों से इशारा किया कि वह अपने होने वाले ससुर के पैर छुए। अर्चित ने भी अपने पापा का इशारा समझते हुए राहुल के मुस्कुराते हुए पैर छुए। राहुल ने अर्चित के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उससे बोला, मेरी प्रिंसेस को कभी भी हर्ट मत करना, क्योंकि अगर तुमने कभी भी ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अर्चित एक नज़र राशि को देखकर मुस्कुराते हुए राहुल से बोला, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी प्रिंसेस अब से मेरी प्रिंसेस है, और मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं अपनी प्रिंसेस को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। उसे तकलीफ देने का तो सोच भी नहीं सकता। उसके बाद अर्चित ने नीचे झुककर सभी लोगों के पैर छुए। सभी लोगों ने मुस्कुराते हुए उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। मानसी ने राशि को इशारा किया। राशि ने नैतिक के पास आई और नीचे उसके पैर जैसे ही छूने लगी, नैतिक उसे बीच में ही रोकते बोले, तुम मेरे बेटे की प्रिंसेस हो, और प्रिंसेस अपने पापा के पैर नहीं छूती। अब तक जैसे मेरे लिए मेरा बेटा था, वैसे ही अब तुम हो, हमेशा खुश रहो। बोलकर नैतिक ने मुस्कुराते हुए राशि के सर पर अपना स्नेह से हाथ रखा, और मुस्कुराते हुए अर्चित के साथ ओपरा मेंशन से बाहर निकल गए। एक अंधेरे कमरे में एक शख्स गुस्से में शराब की बोतलें पिए जा रहा था। अंधेरे की वजह से उस शख्स का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। शख्स ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी बोतल को जमीन पर पटक दिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, आखिर कब तक बचोगे मुझसे ज्ञान गोइंका? आखिर कब तक बचाओगे मुझसे अपनी बीवी को? मुझे जो चाहिए है तो मैंने लगभग पा ही लिया है, लेकिन तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लूँगा। बोलते हुए शख्स की आंखें गुस्से में बिल्कुल लाल हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ राजनाथ कपूर के मरने की खबर से उनके बेटे अमित कपूर और सुमित कपूर दोनों को ही पता चल चुकी थी। लेकिन सुमित कपूर की कंडीशन ठीक नहीं थी, इसीलिए उसके पता होने का भी कोई फायदा नहीं था। लेकिन अमित कपूर के सीने में तो जैसे यह सुनकर ही आग जलने लगी थी। उसने अपने बाप की चिता के आगे यह सौगंध खाई थी कि जिसने भी उसके बाप को मारा है वो उस
शख्स और उसके परिवार को बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा। वहीं मिस्ट्री इस आस में जी रही थी कि अब उसके माँ बाप उस सृष्टि को लेकर अमित के पास आएंगे और उसे इस दलदल से मुक्ति मिलेगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अब कभी भी उसके माँ बाप उसके पास नहीं आने वाले थे। गोइंग का बिला गेस्ट रूम। नैना बेड पर बैठी अपनी पुरानी यादों के झरोखे में खोई हुई थी। वो जल्दी जल्दी से यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए तो जाए कहाँ। तभी उसे सारांश मेहता की कही हुई बात याद आती है और वह खुद से बोली, एक बार मेरी बहन मिल जाए, उसे लेकर सबसे दूर चली जाऊंगी। बोलते हुए नैना की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी वाणी गेस्ट रूम में आते हुए उससे बोली, नैना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। बोलकर वाणी ने अपने हाथों में पकड़े हुए कपड़ों को बेड पर रख दिया। नैना वाणी को देखकर फीका मुस्कुराते बोली, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। वाणी ने मुस्कुराते हुए प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरा और गेस्ट रूम से बाहर चली गई। नैना ने कपड़े उठाए और उन्हें अलमीरा में सही से रखने लगी थी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। कहीं पर प्यार मोहब्बतों की बारिश हो रही थी तो कहीं किसी के सीने में बल्ले की आग जल रही थी। ये बल्ला उसे कहाँ तक पहुंचाने वाला था, ये तो कोई भी नहीं जानता था। सृष्टि कॉलेज के गेट के सामने खड़ी थी। तभी वहां पर एक ब्लैक कलर की वैन आई। सृष्टि कुछ समझ भी पाती उससे पहले ही वैन में बैठे गुंडे बाहर निकले और उन्होंने सृष्टि को अचानक से वैन के अंदर ही जबरदस्ती वैन में बैठा दिया था और कुछ मिनट में ही वैन वहां से फरार हो गई थी। कुछ घंटों बाद वैन कुकर शुगर फैक्ट्री के सामने आकर रुके थे। गुंडे नीचे उतरे और सृष्टि के नीचे उतार कर उसे जबरदस्ती शुगर फैक्ट्री के अंदर ले जाने लगे थे। सृष्टि के दोनों हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और वो लोग उसे जबरदस्ती खींचते हुए अंदर ले जा रहे थे। उसे एक गुंडा जो सृष्टि को पकड़े हुए था, सृष्टि ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया था। वो गुंडा दर्द से बिलबिला उठा था। दूसरा गुंडा जैसे ही सृष्टि को पकड़ने चला, सृष्टि ने खींचकर अपना घुटना उसके पेट पर दे मारा, जिससे वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा था। सृष्टि ऐसे ही सभी गुंडों को मारते जा रही थी और लगातार उससे अपने पीछे बंधे हाथों को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसकी पीठ पर लोहे की रॉड मारी, जिससे सृष्टि दर्द से तड़प उठी थी और जमीन पर गिर गई थी। वो आदमी अपने बाकी साथियों से बोला, इस लड़की को लेकर जल्दी से बॉस के पास चलो। बोलकर उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड को जमीन पर फेंक दिया और आगे चलने लगा। वो सभी गुंडे सृष्टि को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगे थे। सृष्टि दर्द में पूरी तरीके से पूरी कोशिश कर रही थी उन सभी से छूटने की, लेकिन वो एक थी और वो गुंडे 10। सृष्टि चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। वो सभी गुंडे सृष्टि को खींचते हुए एक जगह पर लेकर आए जहां पहले से ही वहां पर एक शख्स मौजूद था। उस शख्स की पीठ सृष्टि की तरफ थी। जिस आदमी ने सृष्टि की पीठ पर डंडा मारा था, वो मुस्कुराते हुए उस आदमी से बोला, बॉस, हम लोग क्यान गोइंका की बीवी को लेकर आ गए हैं। उस शख्स ने अपना सर घुमाकर जैसे ही अपने सामने खड़ी लड़की को देखा, उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं सृष्टि उस आदमी को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि अमित कपूर था। सृष्टि गुस्से और हैरानी के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ बोली, तुमने मेरा किडनैप करवाया है? अमित अपने होठों पर अंगूठा फेरते हुए बेशर्मी से बोला, इसे कहते एक तीर से दो शिकार। मैंने तो मिसेज गोयनका को किडनैप करवाया था, लेकिन मिसेज गोयनका तो तुम ही निकली। फिर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, बहुत दिनों से तेरे इस गोरे बदन के साथ खेलने का इंतजार कर रहा था, आज वो दिन फाइनली आ ही गया। बोलकर अमित अपने गंदे हाथों से सृष्टि को छूने की कोशिश करने लगा। सृष्टि गुस्से में पीछे हट गई और अमित को देखकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, अगर अपने गंदे हाथों से मुझे छुआ भी तो मेरा पति तेरे इन हाथों को उखाड़ कर फेंक देगा, समझा? इसलिए तेरे लिए बेहतर है कि तू मुझे जाने दे, वरना मेरा पति मुझे जाने के लिए भी लायक नहीं छोड़ेगा।
सृष्टि की धमकी सुनकर अमित जोर जोर से हंसने लगा था। तभी वहां पर एक और आवाज गूंजी, छोड़ेगा तो अब था, अब जब हमें पकड़ पाएगा। उस आवाज को सुनकर सृष्टि और अमित का ने चेहरा घुमाकर सामने देखा, जहां ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस में एक लड़की खड़ी थी। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि माया सूर्यवंशी थी। उस दिन कियान ने की धमकी के बाद माया को पता चला कि कियान ने शादी कर ली है, और तब से वह इसी मौके की तलाश में बैठी थी कि वो कब सृष्टि का किडनैप करके उसे जान से मार दे और उसके वजह से कियान की लाइफ में आ जाए। कहते हैं ना, जब मकसद एक हो तो दुश्मन का दुश्मन ही दोस्त बन जाता है। ठीक वैसा ही हुआ था। माया की मुलाकात अमित से हुई, जो कियान गोयनका से बदला लेना चाहता था। उन दोनों ने एक साथ मिलकर सृष्टि का किडनैप कर लिया। माया सृष्टि के पास आई और उसे ऊपर से नीचे देखकर शैतानियत मुस्कुराते हुए अमित से बोली, जो भी बोलो है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन मुझसे कम, क्योंकि माया सूर्यवंश जैसी खूबसूरत कोई और नहीं हो सकता। बोलते हुए माया के चेहरे पर उसका घमंड साफ झलक रहा था। अमित लस्ट बड़ी मुस्कान के साथ सृष्टि को ऊपर से नीचे देखते हुए माया से बोला, तुम भी खूबसूरत हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। सोचो, अगर इसे कोटे पर बिठा दिया जाए तो एक ही दिन में कस्टमर की लाइन लग जाएगी और हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। सृष्टि की आंखें उसकी इतनी गंदी बात को सुनकर हैरानी से बड़ी हो गई थी और उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा था। तभी माया बेशर्मी से सृष्टि को बालों को खींचते हुए हैवानियत से बोली, सही रहेगा, इसे इसकी औकात तो पता चल जाएगी ना। पहले वह नैना, अब ये। उसने मेरे पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि उन दोनों की अलग करने की, और फाइनली वह दोनों अलग हो गए थे, लेकिन तभी ये भी आ गई। इसे तो इसकी ऐसी औकात दिखाऊंगी कि दोबारा कभी कियान गोयनका के आसपास भी नहीं भटकेगी। डर से सृष्टि की आंखें भर आई थी और वह अपनी भारी गले से माया से बोली, इसका मतलब नैना का जो एक्सीडेंट हुआ था वह तुमने किया था, उसे कियान से दूर करने के लिए। सृष्टि की बातें सुनकर नैना जोर जोर से हंसने लगी और फिर अचानक से रुक गई। उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसके गालों को दबाते हुए गुस्से में बोली, हाँ मैंने ही किया था, वह भी उसी के आशिक के साथ मिलकर। बेचारा उसके लिए पागल था, मैंने उसका फायदा उठाया और कर दिया नैना कियान को अलग। फिर जुनून भरी मुस्कान के साथ सृष्टि की आंखों में देखते बोले, कियान गोयनका सिर्फ माया सूर्यवंशी का है। जो कोई भी हमारे बीच में आएगा उसे मैं जान से मार दूंगी, और तुम्हारे साथ तो वो करूंगी जिसे याद करके तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। बोलकर माया ने गुस्से में सृष्टि के बाल को छोड़ दिया था और अपने आदमी को इशारा किया। कुछ देर बाद वह एक बड़ा सा कांच का बॉक्स लेकर आया। सृष्टि अभी हैरानी से सब कुछ देख रही थी। तभी अमित सृष्टि का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए पागलपन के साथ बोला, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। तुम्हारे इस जिस्म की वजह से मैं बहुत तड़पा हूँ। अब क्यों ना इसी तरह तुम्हें तड़पाया जाए सांस लेने के लिए। बोलकर अमित जोर जोर से हंसने लगा था। अमित ने सृष्टि के दोनों हाथ और उसके मुंह पर लगे टेप को भी हटा दिया था। सृष्टि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अमित को धक्का दे दिया, जिससे अमित उससे दूर हो गया था। सृष्टि अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगी थी। तभी अमित के एक आदमी ने गुस्से में उसकी टांग पर जोर से लोहे की रॉड मार दी, जिससे सृष्टि लड़खड़ाकर जमीन पर मुंह के बल गिर गई थी और दर्द से उसकी चीख और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। सृष्टि ने दर्द से अपने पैर को पकड़ लिया था। अमित गुस्से में अचानक से उसके पास आया, उसके बालों को पकड़कर उसे जबरदस्ती उठाया और उसके गाल पर थप्पड़ों की बरसात करने लगा था। सृष्टि के दोनों गाल सूजकर बिल्कुल लाल हो गए थे और उसके होठों से भी खून निकल रहा था। उसका चेहरा डर से बिल्कुल पीला पड़ गया था। अमित ने गुस्से में सृष्टि के बालों को पकड़ा और उसके बालों को खींचते हुए उसे उस बॉक्स की तरफ ले जाने लगा था। सृष्टि दर्द में बिलबिला रही थी और उसने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां मौजूद
किसी को भी उस पर कोई रहम नहीं आ रहा था। अमित ने सृष्टि को अपनी गोद में उठाकर उस कांच के बॉक्स में बंद कर दिया और बॉक्स को बाहर से लॉक कर दिया। वो बॉक्स अगर एक बार बंद हो जाता था तो कभी नहीं खुलता था, इसलिए उस बॉक्स में निकलने के लिए तड़प रही थी और इधर उधर अपने हाथ चला रही थी। लेकिन तभी ऊपर से अचानक से बर्फ का ठंडा पानी उसके ऊपर गिरने लगा था। सृष्टि ठंड से कांपने लगी थी और बार बार कांच के बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगी थी। उसकी तड़प को देखकर अमित और माया को बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था। वह लोग तो उसे ऐसे ही तड़पते हुए देखना चाहते थे। आखिर उसने इतना ज्यादा परेशान रख दिया था दोनों को। सृष्टि जोर जोर से चिल्ला रही थी और लोगों से बार बार बोल रही थी कि वह लोग उसके साथ ऐसा ना करें। लेकिन मजाल है कि उन दोनों को उस पर रहम भी आने वाला हो। धीरे धीरे कांच का बॉक्स ठंडे पानी से भरता ही जा रहा था और जब पानी उसके कमर तक आ चुका था, सृष्टि किसी मछली की तरह पानी में तड़प रही थी। माया सृष्टि की तड़पने की वीडियो बनाते हुए अमित से बोली, इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेंगे ताकि उस ज्ञान गोइंका को भी पता चले कि तड़प क्या होती है। अमित अपनी पैंट की पकड़ से सिगरेट निकालकर उसका कस लेते हुए माया से बोला, सही ने मेरे बाप को मारा था। अब उसे पता चलेगा कि तड़प तड़प कर मरना क्या होता है। बोलकर अमित ने सृष्टि की तरफ देखा जो पानी से बुरी तरीके से तड़प रही थी और अब पानी उसके सीने से ऊपर आ गया था। अमित और माया दोनों हैवानियत से सृष्टि की हालत देखकर हंस रहे थे। तभी अचानक से वहां पर गोलियां चलने की आवाज आई। अमित और माया चौंक कर हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी माया का एक आदमी भागकर उसके पास आया और हाँफते हुए उससे बोला, मैडम मैडम। वो एक एक करके माया गुस्से में अपनी जलती हुई निगाह से आदमी से बोली, क्या? आगे बोलो। आदमी अपना सर झुकाते हुए धीरे से बोला, हमारे सारे आदमी एक एक करके मरते जा रहे हैं। ज्ञान गोइंका यहाँ तक पहुंच चुका है और कुछ ही देर बाद वह अंदर आने ही वाला होगा। आदमी की बात सुनकर अमित गुस्से में अपनी बंदूक लोड करते हुए बोला, तो आने दो, आज अपना सारा हिसाब उससे करके रहूंगा। माया अमित का पागलपन देखते अपने मन में बोली, ये पागल यहाँ से भागने की वजह खुद की मौत को कुएं में जा रहा है, लेकिन मैं इसकी तरह पागल नहीं हूँ। इससे पहले गोयनका यहाँ तक पहुंचे मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। सोचकर माया जल्दी से फैक्ट्री के दूसरे वाले रास्ते की बाहर निकल गई। अमित माया को डरपोक की तरह भागता देख रहा था और खुद को बड़बड़ाया और गुस्से में उस आदमी से बोला, जल्दी से और आदमियों को बुलाओ, आज मुझे किसी भी हालत में उस ज्ञान गोइंका की लाश अपनी आंखों के सामने चाहिए। बोलते हुए अमित की आंखों में एक अलग ही नफरत गुस्सा दिखाई दे रहा था। तभी ज्ञान अपने हाथों में बंदूक को पकड़े हुए सामने से चलते हुए आया और उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में हथियार पकड़े हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ज्ञान का इस वक्त गुस्से से बहुत चेहरा काला पड़ गया था। उसकी आंखों से खून उतर आया था। ज्ञान को अपने सामने देखकर सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसके सीने से उसका नाम पुकारा, ज्ञान। ज्ञान सृष्टि की आवाज सुनकर अपनी नजर इधर उधर दौड़ाकर देखने लगा। अचानक से उसकी नजर कांच के बड़े से बॉक्स बंद सृष्टि के पर गई, जिस पर अब हल्की हल्की बेहोशी छाने लगी थी और वो पानी में अपने हाथ पैर को चला रही थी। सृष्टि को इस हालत में देखकर ज्ञान का दिल बैठने लगा। वो जल्दी से भागकर उस कांच के बॉक्स के पास आया और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों से उस बॉक्स को तोड़ने लगा। इस वक्त ज्ञान का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वह कैसे भी करके सृष्टि को बाहर निकालना चाहता था। तभी उसके कानों में अमित के हंसने की आवाज पड़ी। ज्ञान ने गुस्से में अपनी जलती हुई निगाहें अपने की तरफ कर दी। अमित हैवानियत से हंसते हुए बोला, जितना तू अपनी बीवी के करीब जाएगा उतना ही पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, फिर तो चाहकर भी अपनी बीवी को नहीं बचा पाएगा। इसीलिए उससे दूर हट जा। एक नजर सृष्टि को देखकर बेशर्मी से बोला, वैसे तेरी बीवी की मरने का
अफसोस तो मुझे भी होगा कि मैं तेरी खूबसूरत बीवी के मजे नहीं ले पाया। गुस्से में कियान के गले और माथे की नस साफ दिखाई देने लगी थी। वो अपने कदम बढ़ाते हुए अमित के पास आया और अपनी चेयर पर एक जोरदार लात मारी और अपनी कुर्सी शायद जमीन पर नीचे गिर पड़ा था। कियान गुस्से में उसके पास आया और उसके पेट पर लात मारने लगा था। अमित दर्द से तड़प उठा। कियान अमित के चेहरे को अपने जूतों के नीचे रगड़ने लगा था और बेहद गुस्से में बोला, मेरी बीवी को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुझे मुझसे अब कोई नहीं बचा पाएगा। बोलकर कियान ने गुस्से में अमित को उठाया और अपने बॉडीगार्ड से बोला, इन सभी को वहीं लेकर जाओ जहां सब लोग हैं। इनको सजा सिर्फ मैं दूंगा। बोलकर कियान ने गुस्से में अपने अमित को अपने बॉडीगार्ड की तरफ फेंक दिया और कांच के बॉक्स को तोड़ने के लिए कुछ ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर लोहे की रॉड पर गई। कियान जल्दी से उस लोहे की रॉड को उठाकर सृष्टि के पास आया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने लोहे की रॉड को उस कांच के बॉक्स को मारा। एक ही बार में वह कांच का बॉक्स टूट गया और उसमें भरा पानी एक तेज बहाव के साथ बाहर निकल आ गया। उसी के साथ सृष्टि भी उस कांच के बॉक्स से निकलकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें बिल्कुल बंद थी। कियान ने लोहे की रॉड को जमीन पर फेंक दिया और जल्दी से सृष्टि के पास आकर वो अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और उससे सृष्टि को कंधे से उठाकर उसकी बंद आंखों को देखकर उसका गाल थपथपाते हुए बोला, सृष्टि यार, अपनी आंखें खोलो, मुझसे बात करो। लेकिन सृष्टि की आंखें अभी भी बंद थीं और उसकी सांसें बहुत ही ज्यादा धीमी गति से चल रही थी। कियान का दिल सृष्टि को खोने की वजह से बैठा जा रहा था। कियान के सृष्टि को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों के सामने एक एक करके कुछ पुराने सीन चलने लगे थे। उसके कानों में सृष्टि की आवाज गूंजने लगी थी, सही कहा तुमने, तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है मुझे बेचने का, मेरे साथ कुछ भी करने का, लेकिन मेरा तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं है। और ना ही मैंने तुम्हें मना किया था जब तुमने मुझसे शादी करने के लिए कहा था। मैं तुम्हें मना करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे पास तुमसे शादी या फिर सुसाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। कियान का दिल इस वक्त बहुत तेजी से धड़क रहा था। सृष्टि की आंखें धीरे धीरे से खुलने लगी थी और वो अपनी धीमी सी आवाज में बोली, कियान। सृष्टि की आवाज सुनकर कियान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने सृष्टि का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर अपने चेहरे के सामने किया और सृष्टि हल्का मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। कियान वापस से सृष्टि को अपने सीने से लगाते हुए बोला, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पता है तुम्हें मेरा क्या हाल हो गया था? बोलकर कियान ने सृष्टि को खुद से अलग करके देखा तो वो वापस से बेहोश हो गई थी। डार्क हेवन मिला कियान का रूम। सृष्टि बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। डॉक्टर उसका चेकअप करके जा चुकी थी। सृष्टि की पूरी बॉडी बर्फ की वजह से पानी में रहने की बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। उसके होंठ बिल्कुल नीले। उसकी बॉडी का टेम्परेचर गिरता ही जा रहा था। कियान ने अब तक सृष्टि के कपड़े चेंज कर दिए थे और उसे अपने गर्म कपड़े पहना दिए थे। उसकी पूरी बॉडी को बहुत सारे ब्लैंकेट से कवर कर दिया गया था और हीटर भी ऑन था, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कियान बेड पर बैठा सृष्टि के हाथों पैरों को मल रहा था, लेकिन सृष्टि की बॉडी अभी भी बहुत ज्यादा कांप रही थी। सृष्टि की ऐसी हालत देखकर कियान का मन कर रहा था कि वो जाए और जिसने भी उसकी बॉडी की बीवी के साथ ऐसा किया है उसे इससे भी कई ज्यादा दर्दनाक मौत दे। उसका गुस्सा समय के साथ ही बढ़ता जा रहा था। कियान ने कुछ पल सोचा और फिर सारे ब्लैंकेट को हटा दिया और सृष्टि की बॉडी से उसके कपड़े लेकर अलग करने लगा। कियान के लिए अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए और बेड पर लेटकर उसने सृष्टि को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर किस करते बोला, जाना, तुम जल्दी से होश में आ जाओ। उसके बाद उन दोनों को ऐसी दर्दनाक सजा दूंगा कि कोई भी कियान गोयनका की जाना को तकलीफ देने के पहले करोड़ों बार सोचेगा। बोलते हुए बोलते हुए कियान की आंखों में सृष्टि के लिए एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। कुछ घंटों बाद कियान के शरीर की गर्माहट से सृष्टि का कपकपाना तो दूर हो गया था और उसने नींद में ही कियान को काफी ज्यादा टाइटली हग कर लिया था और अपनी नींद भरी आवाज में बोले, आई लव यू सफेद कबूतर। गोइंका बिला। नैना हिचकिचाते हुए कृतिका के कमरे में आई और उस वक्त कृतिका एक जरूरी फाइल रीड कर रही थी। नैना को कमरे में आया देखकर उसने फाइल को बंद किया और उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, नैना बेटा अंदर आओ। नैना कमरे के अंदर आई और उसे हिचकिचाते हुए कृतिका से बोली, आंटी मुझे आपसे कुछ कहना है।
कृतिका को बैठने का इशारा किया और मुस्कुराते उसे बोली, हाँ बोलो। नैना ने एक गहरी सांस लेकर कृतिका से बोली, आंटी मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। नैना की बात सुनकर कृतिका उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, लेकिन क्यों? कुछ हुआ है क्या? या फिर कियान ने? नैना कृतिका की बात बीच में ही काट कर फीका मुस्कुराते उससे बोली, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती और ना रह सकती हूँ। नैना को पता था कि उसके और कियान के रिलेशनशिप के बारे में आर्यन के अलावा उसके किसी भी फैमिली मेम्बर को पता नहीं था। इसीलिए बात छुपाते हुए बोली, आंटी कियान की शादी हो चुकी है और सृष्टि उसकी वाइफ है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी भी उन दोनों के बीच कोई भी गलतफहमी आए। मैं एक दोस्त को जानती हूँ, कुछ दिनों तक वहीं रहूंगी, उसके बाद कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। कृतिका नैना को मना करने ही वाली थी कि तभी नैना उसकी बात बीच में ही काटते हुए मुस्कुराते हुए बोली, आंटी प्लीज मना मत करना। मेरे साथ जो हुआ वो मेरी किस्मत थी और मेरे साथ आगे जो भी होगा वह भी मेरी किस्मत ही होगी और इन सब में मैं किसी और कोई कसूर नहीं है। बोलते हुए नैना नम आंखों से नम हो गई थी और उसकी कृतिका को लग रहा था कि नैना अपनी फैमिली को मिस कर रही है। इसीलिए प्यार से उसे अपने सीने से लगाकर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, अगर कोई भी तकलीफ हो तो आंटी को मत भूलना, बस एक बार कॉल कर देना। नैना अपने आंसू साफ करते हुए कृतिका से बोली, अलग होकर मुस्कुराते हुए उनसे बोली, आंटी अच्छा मैं चलती हूँ। बोलकर नैना कृतिका के कमरे से बाहर निकल गई। नैना कमरे के बाहर आई और खुद से बोली, मैंने बोल तो दिया है कि मैं दोस्त के घर पर रह लूंगी, लेकिन मैं किसके साथ रहूंगी? और मेरी बहन, उसका भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। खुद को हिम्मत देते हुए नैना, रोने से कुछ भी नहीं होगा, चाहे कुछ कहीं भी रहे, लेकिन तू यहाँ तो नहीं रह सकती। ज्ञान अब किसी और का है और उस पर ना तो मेरा उस पर हक है और ना ही ये मेरा घर है और उसके घर पर तेरा कोई हक नहीं है और ये हक सिर्फ उसकी वाइफ सृष्टि का है। इतना बोलकर नैना ने खुद को संभाला और गेस्ट रूम से चली गई। नैना अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आई थी, सबसे विदा लेकर गोयनका विदा लेकर चली गई थी। सब ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन नैना नहीं मानी और अकेले ही वहां से निकल गई थी। नैना पैदल रोड पर चल रही थी, उसके आसपास कुछ भी नहीं था। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, लेकिन उसे इतना पता था कि वो उन दोनों के बीच नहीं आएगी। नैना रोड पर किनारे बस चलती ही जा रही थी, तभी एक वाइट कलर की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी में बैठे शख्स ने गाड़ी का दरवाजा नीचे किया और नैना ने कलाई पकड़ कर, बहुत ज्यादा मजबूत थी, सारांश नैना को जबरदस्ती अपने घर मेहता हाउस लेकर आया। सारांश की फैमिली में वो अकेला था। मेहता हाउस में उसके अलावा सिर्फ उसके नौकर चाकर थे। नैना शारान से अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से से बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मैंने एक बार बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। शारान ने गुस्से में नैना को देखा और गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। नैना की आंखों में यह देखकर आंसू आ गए। उसके गाल पर सारांश की 5 अंगुलियां छप गई थी। नैना आंसू भरी आंखों से सारांश को देखने लगी थी। सारांश गुस्से में नैना के दोनों गालों को दबाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप, आगे एक और शब्द नहीं। तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, हमेशा तेरे आगे पीछे घूमता रहा। और क्या तूने क्या किया? उस ज्ञान गोयनका को प्रपोज कर दिया। मैंने तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि तेरे बाप को भी धमकी दी कि वह तेरी शादी मुझसे करवा दे, लेकिन तू तो अपनी शादी से ही भागा गई। सारांश की बातें सुनकर नैना के पैरों की तली से जमीन खिसक गई थी। वह कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती कि जिसे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी, वह दोस्त उसे पाने के लिए इतनी नीचे गिर जाएगा और ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा। सारांश ने नैना का गाल छोड़ दिया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए किसी पागल आशिक की तरह बोला, तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। बचपन से तेरे आगे पीछे घूमता रहा, यहाँ तक कि तेरे पास रहने के लिए मैं अमेरिका नहीं गया, अपने परिवार वालों से लड़ाई कर ली और तेरे ही कॉलेज में एडमिशन करवाया ताकि मैं तेरे करीब रह सकूं, नफरत से अपनी दांत पीसते हुए। लेकिन वो ज्ञान गोयनका बीच में आ गया और तुझे मुझसे छीन कर ले गया। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, तेरे बाप को धमकी दी और वह तेरी शादी मुझसे करवाए के मुताबिक हुआ है कि ज्ञान से दूर हो गई। और उसके बाद उसके मन में तेरे लिए गलतफहमी पैदा करने के लिए, तुझे याद है वो पार्टी जिसमें तूने गलती से शराब पी ली थी?
वो गलती नहीं थी, मैंने जानबूझकर तेरे जूस में शराब मिलाई थी ताकि नशे में हालत में तेरे करीब आ सकूं, लेकिन वहां पर भी तेरा वो आशिक ज्ञान गोइंका आ गया था और उसने तुझे बचा लिया था। लेकिन उसके आने से पहले मैंने अपनी और तेरी कुछ फोटोज को क्लिक कर ली थी। बेशर्मी से आंख मारते हुए क्लोज वाली, मतलब समझ रही है ना। नैना की आंखों से आंसू बहर कर नीचे गिरने लगे थे और वो अपनी भारी आवाज में गुस्से में शारान से बोली, आखिर क्या मिला तुझे ये सब करके? क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? सास ने नैना को छोड़ दिया और उसके गोल गोल घूमते हुए मुस्कुराते हुए बोला, दो वजह है। एक, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरा, मुझे उस ज्ञान गोइंका से बदला लेना था। उसने सबके सामने मुझे मारा था। मुझे उसे तड़पते हुए देखना था और मैंने देखा भी। कुछ पल रुक कर हंसते हुए, तेरे जाने के बाद वो बात बिल्कुल टूट चुका था। यहाँ तक कि वो 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सच में तो यही था। नैना के जाने के बाद ज्ञान जिंदगी जीना भूल गया था, बिल्कुल टूट गया था और कुछ सालों के लिए जिस डिप्रेशन में चला गया था, जिसमें उसने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त उसे आर्यन ने बचा लिया था। इस बारे में आर्यन के अलावा अभी तक किसी को भी नहीं पता था। यूं कहे कि आर्यन ने कभी भी किसी को पता लगने ही नहीं दिया था। नैना को खोए देख कर तारा उसके सामने चुटकी बजाते हुए मुस्कुरा कर बोला, कहाँ खो गई? पूरी बात तो सुन। उसके बाद जब तेरे अंदर का प्यार जाग गया और तूने डिसाइड किया तो ज्ञान को पूरा सच बता देगी कि तेरी फैमिली तुझे शादी के लिए मजबूर कर रही है। मैंने इस बीच में तेरा एक्सीडेंट करवा दिया, दुखी होते हुए। लेकिन यकीन मान, मेरा तेरा एक्सीडेंट करने का कोई इरादा नहीं था। फिर गुस्से में नैना के पास आकर उसकी कलाई पकड़कर उसकी पीठ में लगाते हुए बोला, लेकिन तेरी हरकतें ने मुझे मजबूर कर दिया था। नैना हाथ आज इतना ज्यादा टूट गई थी कि वो धम से अपने घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ गई थी और अपना सिर नीचे करके रोते हुए बोली, इतना सब कुछ क्यों किया? तू जानता था ना कि मैं ज्ञान से कितना प्यार करती थी? फिर क्यों किया? सारांश गुस्से में जमीन पर बैठ गया और गुस्से में नैना का चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तूने भी तो मेरे साथ गलत किया था। जब तुझे पता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो तुझे क्या जरूरत थी उस ज्ञान गोइंका से प्यार करने की? तुझे तो सजा मिल गई। अब उस ज्ञान गोइंका को मिलेगी, उसे और उसकी बीवी को जान से मार दूंगा। नैना जो रो रही थी सारांश की बात सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, गलती मेरी थी, प्लीज उन दोनों को कुछ मत करना। सारांश के सामने उसके सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए, प्लीज उन दोनों को छोड़ दो। तुम्हें मुझे सजा देनी है ना, मुझे दो, लेकिन ज्ञान और सृष्टि को नहीं। सारांश कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए नैना से बोला, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुझे अभी इसी वक्त मुझसे शादी करनी पड़ेगी। सारांश की बात सुनकर नैना जो रो रही थी अचानक ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, नहीं, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती। नैना की इनकार सुनकर सारांश ने गुस्से में एक बार फिर से अपना हाथ हाथ उठा लिया और गुस्से में उसे समझाते हुए बोला, शादी तो मैं आज तुझसे करके रहूंगा और इसके बाद फिर ज्ञान गोयनका और उसकी बीवी को मारूंगा। नैना की अब आंखों में आंसू और उसके होठों से खून निकल रहा था। नैना अपनी आंखें नजरें झुकाकर लाचारी से सारांश से बोली, प्लीज कुछ मत करना। अगर मेरी शादी करने से तुम उन्हें कुछ नहीं करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम कभी भी उन दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। सारांश नैना की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब करके उसके चेहरे के ऊपर झुकाते हुए बोला, सोना, मैं तुम्हारी की बात क्यों मानूं? नैना आंखें बंद करके लाचारी सांस बोली, प्लीज सारांश, आज तक मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज पहली बार मांग रही हूँ, प्लीज मना मत करो। बल्कि मैं तुम मुझसे जो कहोगे मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। सारांश नैना की आंखों में देखते हुए बोला, ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, कुछ नहीं करूंगा। अब कुछ अपनी नौकरानी मीठी को बुलाते हुए, मीठी, नैना मैडम को अपने कमरे में लेकर जाओ और उन्हें अच्छे से तैयार करके नीचे लेकर आओ। सारांश की नौकरानी मीठी जल्दी से नैना के पास आई और उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। नैना मीठी कुछ नहीं कहा और उस नौकरानी के साथ जाने लगी। सारांश के जिंदगी के दो ही मकसद थे, एक तो ज्ञान गोइंका से बदला और दूसरा नैना से शादी। वो नैना से बहुत प्यार करता था और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन अब अगर नैना अपनी मर्जी से उसकी शादी कर रही थी तो वो सिर्फ
अपने प्यार की खातिर सब कुछ भूलने को तैयार था। सारांश के कमरे में नैना तैयार हो रही थी, मीठी उसे तैयार कर रही थी। नैना जिंदा लाश की तरह कुर्सी पर बैठी हुई थी, उसकी पलकें नीचे थी। कुछ घंटों बाद नैना पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। उसने रेड कलर की बनारसी साड़ी, उसके साथ गले के सोने का हार, कानों में मैचिंग ईयररिंग्स, माथे पर मांग टीका और चेहरे पर मेकअप, कुल मिलाकर नैना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। नैना तैयार होकर मीठी के साथ नीचे आई। बड़ी से हॉल में बीचों बीच मंडप सजा हुआ था और उसके पीछे पंडित जी बैठे हुए थे और मंत्रों को पढ़ रहे थे। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों से आंसू भर रहे थे और उसके गाल पर लुढ़क गए। नैना अपनी आंखें खोलकर अग्निकुंड को एकटक देखते हुए अपने मन में बोली, भगवान मेरी किस्मत तो जो भी है, मुझे सब कुछ मंजूर है। मेरी किस्मत में कितने दुख तकलीफ काटे हैं, मुझे इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्ञान और सृष्टि की लहर में आप खुशियों से भर देना, उन्हें जीवन की सारी खुशियाँ देना। तभी उसे अपनी खुली कमर पर किसी की चुन महसूस हुई। नैना ने अपनी नजर झुकाकर अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में शारंस की आवाज पड़ी, सोना तुम्हारी शादी हो रही है और तुम रो रही हो। नैना अपनी आंखें खोलकर धीरे से बोली, अपना प्रॉमिस मत भूलना। साहस नैना की को कमर पर पकड़कर अपने करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कभी नहीं, क्योंकि मुझसे क्योंकि तुमने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है और मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम कोई होशियारी नहीं करोगी। बोलते हुए साहस के चेहरे पर गुस्सा आ गया था। नैना अपनी पलकें झुकाए हुए धीरे से बोली, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर साहस मुस्कुराया और फिर नैना का हाथ पकड़कर उसे मंडप की तरफ ले जाने लगा था। सारांश और नैना दोनों मंडप में अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और पंडित जी शादी की सारी रस्में करने लगे थे। कुछ ही देर बाद दोनों फेरे के लिए खड़े हो गए। कुछ देर में उन दोनों के लिए फेरे कंप्लीट हो गए और दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस से बैठ गए थे। सारांश ने नैना के गले में मंगलसूत्र पहना दिया और उसके बाद उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। नैना ने अपनी आंखें बंद कर दी। कुछ ही मिनट में उसकी दुनिया कहाँ से कहाँ हो गई थी। पंडित जी मुस्कुराते हुए सारांश से बोले, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। सारांश ने पंडित जी को गुरु दक्षिणा दी। पंडित जी ने अपनी गुरु दक्षिणा लेकर वहां से चले गए थे। सारांश ने फिर नैना की तरफ देखा जो अभी भी वैसी की वैसी ही बैठी हुई थी। सारांश ने नैना को हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और उसकी आंखों में देखते हुए बेशर्मी से बोला, चलो बेगम, शादी तो हो गई, अब अपनी सालगिरह भी मना लेते हैं। सारांश की बात सुनकर नैना ने एक नज़र उसको देखा और वापस से अपनी नजर झुका ली और धीरे से बोली, तुम्हें मना करने का मेरा अब कोई हक नहीं है और मैं जानती हूँ मेरा मना करने के बाद भी तुम मेरे साथ वही करोगे तो कर लो, क्योंकि शादी तो तुमने कर ही ली है। अब अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। सारांश जो मुस्कुराता नैना की बात है सीधे उसके दिल में उतर गई थी। वो अब खुद में ही सोचने लगा कि क्या वो नैना से प्यार करता था या फिर उसके जिस्म को पाना चाहता था। अगर उसके जिस्म को पाना चाहता था तो वो अब तक रुका हुआ क्यों है था और क्यों उसने उससे शादी की। वो तो उसके साथ अपनी मर्जी करके उसे छोड़ सकता था या फिर उससे हमेशा के लिए अपनी कैद में रख सकता था। फिर उसने शादी ही क्यों की। शाहस ने एक नज़र नैना को देखा और उससे बोला, मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने तुम्हें पाने का तरीका गलत था, लेकिन मेरा गलत नहीं है। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ और तुम जो चाहती हो वो सभी प्यार देना चाहता हूँ। बस बदले में मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। नैना का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर, नैना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू गई। मुझे समझ आ गया कि अब तक मैं जो कर रहा था वह गलत था। ऐसे में तुम्हें कभी नहीं पा सकता। मेरे सारे तरीके गलत थे, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। इसलिए तो तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आई। प्लीज नैना, समझो मेरे प्यार को, एक बार फिर से मुझे मौका दो। खुद का प्यार साबित करने का यकीन मानो। दुनिया का सबसे ज्यादा तुम्हें मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। नैना सारांश की आंखों में देखने लगी जहाँ उसे अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नजर आ रही थी। नैना शहनाज की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, ठीक है सारांश, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। बोलकर नैना मंडप के नीचे उतर गई और सीढ़ियों से ऊपर चली गई। सारांश इस वक्त मेहता हाउस में बने छोटे से बार में बैठा शराब पी रहा था। नैना के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम्हें मना करने का मेरा कोई हक नहीं है
और मैं जानती हूँ मेरा मना करने का भी बाद भी तुम मेरे साथ वही करोगे, तो कर लो, क्योंकि शादी तो तुमने कर ही ली है। अब अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। सारांश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल को जमीन पर पटक दिया और अपने हाथ का पंच बनाकर टेबल पर मारते हुए गुस्से से बोला, अपने प्यार में इतना अंधा हो गया कि अपने प्यार को ही बर्बाद कर डाला। उसने तो अपने प्यार की खुशी के लिए अपने प्यार में ही इसका ही सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन मैंने अपने प्यार में क्या किया? अपने पागल से मन में ही अपने प्यार की खुशियाँ छीन ली। अपने बदले में इतना अंधा हो गया कि मैंने नैना से उसका परिवार, उसका सब कुछ छीन लिया। ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं? बोलते हुए सारांश गुस्से में अपने बालों को नोचने लगा था। वहीं सारांश के कमरे में नैना जमीन पर बैठी थी। उसका सर बेड के एक कोने पर रखा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ऐसे ही पूरी रात बीत गई थी और पूरी रात सारांश अपने कमरे में नहीं आया। अगली सुबह डार्क हेवन मिला। खिड़की से धूप छनकर पूरे कमरे में आ रही थी। सीधा सीधा सृष्टि के चेहरे पर पड़ रही थी। सृष्टि ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जैसे ही हिलने की कोशिश की, उसकी पीठ पर एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई। दर्द से सृष्टि के पेट मुंह में आह निकल गई और उसने अपनी पीठ पर हाथ रख लिया। दर्द से उसकी आंखें गीली हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू निकलकर नीचे लेटे कियान की खुली बॉडी पर गिरने लगे, जिस वजह से उसकी आंखें भी खुल गई थी। कियान ने सृष्टि का चेहरा देखा, जिसकी आंखें गीली थी और उसकी आंखों से लबालब आंसू बह रहे थे। कियान सृष्टि के आंसू देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसने पूछा, जाना क्या हुआ? सृष्टि सिसकते हुए कियान से बोली, मेरी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरी राइट पैर में भी। बोलते हुए सृष्टि का दर्द उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वह इस वक्त कितनी ज्यादा दर्द में है। वहीं यह सुनकर ज्ञान ने सृष्टि को धीरे से खुद से अलग किया और जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गया था।